बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मरीम नवाज ने एक नया भांडा फोड़ दिया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। मरीम नवाज ने आज खिताब किया है, लेबर डे था, जाहिर है 1 मई मजदूरों का आलमी दिन, मजदूरों का आलमी दिन असी सारे मनाने हैं। एक फैशन जहा बन गया भाऊ जी, हर बंदा जो है वो इसको बनाने चला होता है। और हैरानी होंगी मैंने इस गल दे उत्ते एसी वाली गड्डी जो निकलते हैं, 2.25 करोड़ की गड्डी होंगी कम अज कम, और जनाब कलफ वाले सूट पाए होंगे हैं। और मतलब जे मजदूर जिहड़ा गड्डी का ड्राइवर होंदा है, उस बेचारे की से गलती से साहब को हाथ लग जाए ना कपड़िਆਂ ਨੂੰ, तो वह एडी एडियां सुना रहा होंदा उस मजदूर को, तो दिन मना रहा होंदा मजदूर का। मुझे बड़ी हैरानी होती है ऐसे लेबर डे मनाने वालों पर। और ये सारी सियासी जमातों में होता है, मुस्लिम लीग नून में होता है, तहरीके इंसाफ में होता है, पीपल्स पार्टी ज़रा माड़ी जी जमात है उसमें भी होता है, लेकिन ज़रा घट होता है। सही जो मजदूर पार्टी है वो फरूक तारक साहब की है, उन्हें ज़रा अकल घट है, लेकिन मजदूर पार्टी वही है। सच्ची बात तो ये है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज लेबर डे है, दुनिया भर के मजदूरों को सर साडा सुरख सलाम दे। और जो मजदूर की हालत है बहुत ही बुरी हालत, नगुफ्ता बे हालत, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। मेरा दिल करता था कि जनाब मैं काला लिबास पहनूँ, तो मैं सर ये सोग ही पाया मजदूर के नाल इज़हारे की खेती लई। दुनिया में वैसे ही सुर्ख पहनना जाता है, मैं सारी जिंदगी लेबर डे में सुर्ख कलर जो है वो पहनता रहूँ। लेकिन इस दफ़ा जो हालात है ना भाजी, 30 रुपए की रोटी यार, दुआई खुदा दी बंदा हूँ इस तो अगे कितने जाना है। ठीक है, मजदूर लिए तो भाजी होनी हो गई ना, वो तो बेचारा अगर 1500 रुपये दिहाड़ी भी लेंदा है, फर्ज करे मुझे नहीं पता आप कितनी लेते हैं, उसका तो 1500 भी गुजारा नहीं होता। बहुत मुश्किल वाली बात है। मुझे सच्ची बात है बड़ी तकलीफ होती है अपने जैसे गरीब लोगों को देखकर। आपको पता नहीं होती क्या नहीं होती, मैंने तो बड़ी तकलीफ होती। बहरहाल मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था वो थी मरीम नवाज के हवाले से। आज वो लेबर डे पर आई थी और अपना उन्होंने जो जाती उम्र सॉरी वो है अपना 180H मॉडल टाउन, वहाँ पर उन्होंने एक कट किया। वहाँ पर नून लीग के लोग आए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने ख़ताब किया। अब लेबर डे के ऊपर उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की सच लेबर के हवाले से कोई जो पॉलिसीज़ है ना वो कोई ऐसी नहीं है। पीपल्स पार्टी के अलावा मजदूर के लिए कभी किसी जमात ने सच कुछ नहीं किया। ये इमरान खान भी अजो रैली कटता पाया, रैली निकलेगी या रैली निकलेगी ए मैंने नहीं पता, वो तो साइज़ उसका पता चल जाएगा। अभी तो खैर जब मैं व्लॉग करने लगा उस वक्त तक तो ये पाए लोग इकट्ठे कुट्ठे हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान वो शख्सियत है जिसने अपने दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर 25,000 रुपया मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर की थी कम अज़ कम, और इमरान खान ने इसकी मुखालफत की थी बाकायदा ऑफिशियली। वहाँ से गवर्नर जो था इमरान इस्माइल, वो जरा गाने गाने वाला गवर्नर, इन्हें भाई फनकार बड़े ने। देखो ये सारे के सारे जो है ना ये गवैये हैं। मैं किसी गवैया होना को बुरी बात नहीं है, ये बात नहीं रखीगा, लेकिन हजूर जिहड़ा काम तुहानूं आंदा है वो करो ना। तुसी इस पासे क्यों आ गए सियासत वाले पासे? अब देखें ना, नुसरत फतेह अली खां अगर गाने गाते थे, दुनिया में उनका नाम है, उनको लोग जो हैं बाकायदा पूजन वाला साहब उन्होंने, इतना अजीम वो फनकार गुजरे हैं हमारे पाकिस्तान के। तो अगर वो फर्ज करें वो सियासत कर रहे होते थे किहो जी हो रही होंगी। इसी तरह ये क्रिकेटर थे, ये सियासत कर रहे थे, सियासत का हाल उन्हें क्रिकेट करता जे फड़ के भाजी। ऐसा नहीं कोई इधरों चौका वज रहा, कोई इधरों छिक्का वज रहा, कोई इधरों बाउंस वज रहा है, वो कोई रड़े से गेंद खेडी जा रहा है, अजीबो गरीब सीन करता ना फड़ के। तो जो जिसका काम है मैं कहना ही चाहता हूँ वो करें। इमरान इस्माइल साहब ने वहाँ के जितने सेठ लोग थे ना वो सारे बुला ले और बुला के उनकी शिकायत सुनी और जनाब इमरान खान से जाके मुलाकात कराई। और इमरान खान ने कहा पीपल्स पार्टी वाले तो बस चाहते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ ठप हो जाए। अच्छा, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आला हैं अभी भी हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा जनाब जो मर्जी हो जाए ऐसी दी तैसी, तुसी 25,000 दोगे। तो सर वो फिर उन्होंने बड़ी चिक्का चुक्का मारी, पर 25,000 ही रही तनख्वाह। और कितनों को मिली ये मुझे नहीं पता, इंप्लीमेंट कितनी हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन तनख्वाह वो 25,000 रही। अब सुना कि 40,000 के ऊपर उन्होंने मुकर्रर किया कि 40,000 होनी चाहिए। बड़ी तकलीफ होगी सेठ लोगों को, लेकिन सर 40,000 भी बजट बना के था ना, पहले बड़ा मुश्किल है। मरीम साहबा ने जो खिताब किया वो मजदूरों के हवाले से ज़रूर था, लेकिन पॉलिटिकल बातें थी उसमें, और जो असल बात थी वो मैं आपके सामने रखने लगूँ। जो मैंने आपसे कहा ना नवा ही भांडा फोड़ता उसने पकड़ के, और वो असल बात की है मरीम ने, वैसे सच्ची बात की है, और वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा उमर अता बंदयाल साहब ये बताइए कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए कर रहे हैं जिसकी ना कारकर्दगी है ना किरदार है।
عمران خان کے بارے میں بات کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن کو کٹہرے میں کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ دونوں پہ الزامات ہیں نا، اننے بڑے کرپشن دے بڑے الزام لگے ہوئے ہیں. میاں داؤد نے کو 2-3 ریفرنس نہیں فائل کیتے، وہ ہمارے دوست ہیں میاں داؤد صاحب، انہوں نے کیے ہوئے. پھر پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ اس سے آپ کی سپریم کورٹ کے اندر جو عددی اکثریت ہے اس میں آپ کی اکثریت ختم ہو جائے گی. دیکھیں نا، جب یہ دو لوگوں کے خلاف ریفرنس کی سماعت ہو جائے گی شروع، تو ایتن کوشچن آ گئے، ایتنی بحث کرنی ہوں معاملات دے وچ، یہ تو سائڈ پہ ہو گئے. تو اتنے جہاں 8-6 کا رولا ہے، 8-7 کا رولا، وہ ختم ہو گیا نا. 2 ہے کٹ گئے، 2 پائے نا اور پرلے پاسے ہو گئے جی. یہ بھی مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا 2 جنے نے اور نے کہا کہ باؤ جی ایتھے سانو پتہ ہی نہیں سی کہ ایتھے دے کام اخیر ہویا پیا ہے. بل وہ کیوں ہوئے ہیں وہ بڑی ایک نجی قسم کی معلومات ہیں، وہ میں نہیں شیئر کرتا اس لیے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے وہ معلومات صحیح ہیں غلط ہیں، کچھ ویڈیو شیڈیو کے رولے ہیں، مجھے ان چیزوں کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کرتا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل درست کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے نا، اے جڑا اپنا ہم خیال نالا، وہ کہتے ہیں ان کا شہباز شریف سے کوئی پھڈا نہیں ہے. پھڈا ان کا یہ ہے کہ جناب اگر یہ اگلی تقرریاں جو ہے نا وہ انہوں دے کولوں نہ ہوئیاں اور دوسروں نے کر لی اگلی تقرریاں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں، تو پھر یہ جو ہے نا ان کا معاملہ وہ گڑبڑ ہو جائے گا، رولا اگلیاں تقرریاں دا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سب ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کا بندہ نہ آیا تو ان کی پوچھ گچھ ہوگی اور سارا کام خراب ہو جائے گا. یعنی جو انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ جوڈیشل ریفرنس کی بات کر رہی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ بڑا سیریس ہے. دیکھیں ابھی کل ایک سماعت شروع ہونی ہے، اس سماعت میں یعنی جو ہے اپنا سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے 8 رکنی بینچ ہے، وہ جو 5 جانے نے چیف جسٹس بننا ہے یار، ٹھیک ہے. یعنی 5 بندے ایسے ہیں، ایک ابھی بھی چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال، اس میں اعجاز الاحسن صاحب نے آنا ہے، اس میں منیب اختر صاحب نے آنا ہے، اس میں وہ جو عائشہ ملک صاحب ہیں ان کا نمبر آنا ہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے، اور ایک اور صاحب ہیں. تو 5 جانے دے وچوں چیف جسٹس بننے ہیں، تو یہ تو ان کا براہ راست کانفلکٹ آف انٹرسٹ والا معاملہ ہو گیا نا حضور. تو ان کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر کل احسن بون صاحب نے بات کی تھی. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی قاضی فائزہ صاحب نے ایک خط لکھا آج، اور قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ جناب جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ جو ہیں، یہ پشاور ہائی کورٹ کی ہے اور یہ سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، جو احمد علی شیخ صاحب ہیں، ان کو جناب آپ لے کر آئیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ 2 اسامیاں ویلی ہیں. خط لکھ دیا انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے باقی ارکان کو کہ جناب یہ میری طرف سے ریکمنڈیشن ہے، ان کو لایا جائے. اچھا، اب یہ اگر آ گئے تو اب یہ نوٹ کریں ذرا کہ احمد علی شیخ صاحب کے جونیئر رہے ہوئے ہیں 2 لوگ، سندھ ہائی کورٹ تو آئے نے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ ان کے احمد علی شیخ صاحب ان کے جونیئر ہو گئے. یعنی عدلیہ کے اندر بڑی ناانصافی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک دوجے نو بلائج کیتا ہے، ثاقب نثار صاحب، کھوسا صاحب جو تھے، اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو گینگ ہے نا پورے کا پورا، جس کو انہوں نے گینگ کہا، وہ کیویں آپریٹ ہوا ہے. مریم صاحبہ یہ سارا کچھ جو ہے نا معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف کے ہتھوں سارے ہوئے جرائم جے. یہ اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ گناہ ان کے ہیں اور ان کے آگے آئے ہوئے ہیں. یہ جسٹس کھوسا صاحب جو تھے یہ داماد تھے سر وہ پائے گئے جس کا نام جسٹس نسیم حسن شاہ تھا، اور نسیم حسن شاہ صاحب کی وجہ سے جسٹس کھوسا کو جج بنایا گیا تھا. کیونکہ نسیم حسن شاہ نے 1992 میں جو اسمبلی توڑی تھی صدر اسحاق نے، اس کو بحال کر دیا تھا. نسیم حسن شاہ صاحب نے، نواز شریف بطور وزیر اعظم بحال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے ایوارڈ کے طور پر، اس کے ریوارڈ کے طور پر، اس کے انعام کے طور پر وہ دماد نو بناتا پڑھ کے اپنا ہائی کورٹ دا جج، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر جو ثاقب نثار ہے، کل جو خواجہ آصف نے بات کی بالکل درست کی ہے، اور ثاقب نثار صاحب جھوٹ بولتے. جو ثاقب نثار صاحب ہے ان کو خالد انور ہوا کرتے تھے، سیکرٹری جو تھے اپنا لا اور وزیر قانون بھی رہے. ان کے بار بار سفارش کے اوپر پہلے سیکرٹری لا بنایا نواز شریف نے، اس کے بعد ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اب خالد انور کے جو داماد ہیں جسٹس منیب اختر،
उनको ये नीचे से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, ऊपर सिंध हाई कोर्ट से, हैगा पंजाबी जे ते सिंध हाई कोर्ट भाइन उत्थे लगे सन जाके जज, वहां से उठाकर इनको लेकर आए अपना सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह के भाइन एक दूजे दे दमाद ते पढ़वइये ते सोहरे ते साले ते पुत्र बुलाई जो है ने हजूर। अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक जज साहब हैं, मैं उनकी तकर्री पे के उस पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको रिश्तेदारी बताने लगा हूं। जस्टिस साकिब निसार साहब उनके समधी हैं, एक बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको अदरवाइज किसी रेफरेंस से जानता हूं, बड़े जबरदस्त और बड़े अपराइट आदमी हैं, ठीक है। और यह जो नजम साकिब नहीं मुंडा जी साकिब निसार के मुंडे की वीडियो आई है, ऑडियो आई है, ये उस जज साहब के दामाद हैं और उनके अराई बरादरी भी खेड़ देने आपस में। चले खैर वो तो मैं उस क्योंकि ज़ात बरादरी में इतना घुसना नहीं चाहिए, मैं नहीं उस तरफ जाता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ये सारे जो गैंग है ना आपस एक दूजे नूं अदलियत ते कब्जा खानदाना दा होया हजूर। इत्थे इंसाफ स्वाद घटा लभना किसी नूं। आम आदमी को इंसाफ की उम्मीद इसीलिए नहीं है, नहीं मिलता इसीलिए एक दूजे दे एहसान लाई जाते हैं, एक दूजे दे एहसान चढ़ाई जाते हैं। अब कल जो बात की है अमानुल्लाह कंदरानी साहब ने काजी फाइज़ साहब के हवाले से, यार वो बड़ी तकलीफ से बात है। मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाब का रहने वाला हूं, लेकिन बलूचिस्तान के हक पे डाका किवें वजन दी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल जो उन्होंने बात की है, मैं सर पंजाब तो तुहाडे नाल हजूर, ये जो है इस एंगल से चीज़ें देखें, अगर अदरवाइज भी देखें तो भाई क्यों दी जान 2/3 मेजोरिटी के नाल दी तरमीम क्यों की जाए हजूर? वजह जो आइन में चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। तो मरियम नवाज ने जो बातें की है ना, एक्चुअली वो बिल्कुल भी चलीन गल्लां दसियां। मुझे लगता है मरियम नवाज नूं किसी ने बकायदा अदलिया जो जड़ी है ना वो मुखबरी की थी कि बीबी असल रोल आया है। और ये ज़ाहिर है कि एहसन भून जानता है इस बातों को, ये आज़म नज़ीर ताड़ साहब जानते हैं, ये चीज़ें किसी ढकी छुपी नहीं है। जो अंदर के वकला तहरीक के या वकला सियासत में इन्वॉल्व लोग हैं उनको इन सारी बातों का पता, आम आदमी को नहीं पता होता कि इन्हों की जनाब पूछगिछ शुरू हो जाएगी। बाकी सारी गल्लां छोड़ो सर, बड़ा आसान हल है, सारे काम छाड़ दो। जब कोई बंदा जज बना उस वक़्त उसकी रिटर्न जो फाइल हुई थी उस वक़्त वो क्या थी उसकी हैसियत, और अब जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रिटायर हुआ है उस वक़्त उसकी जो क्यों नहीं रिटर्न्स हैं वो क्या उसने फाइल की हुई, बस ये देख लें। उतनी मिलने वाली तनख्वाहों और मराद का हिसाब लगा लें और दूसरे पासे जी जदादा ने वह हिसाब ला लो, सीधी सीधी गल समझ आएगी। जे भाई ने कोई टेबल के थल्ले शावां फड़ियां होणगियां, जो इल्जामात लगे हैं मज़हर नकवी साहब के ऊपर, वो भी गल साबित हो जाएगी, और अगर ओवर दी टेबल होनी है तो वो भी गल साबित हो जाएगी। ये तो बहुता दूर जाने की लोड़ ही कोई नहीं, 10 मिनट सारा काम हो जाता। लेकिन अगर वो करना चाहे तो इतने कौन करेगा हजूर? काजी फाइज़ से उम्मीद है, वैसे वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो बड़े डाढ़े बनेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक यूथिया लीडर है तरीके इंसाफ का, उसने मुझे 3-4 रोज पहले ये बात की है, शायद मैंने पहले आपसे जिक्र किया होगा। और कहा कि भट्ट साहब इन्होंने पता नहीं ये काजी फाइज़ की शैब है, जिस दिन वो बन गए तो इन्होंने चीखे मारनी है ये नून लीग वालों ने, इसलिए कि काजी फाइज़ दे भाई फुल स्टॉप कामा अगे पीछे नहीं करता, वो बिल्कुल जो है एज इट इज कहता है इंज कानून लागू होना जे बस। तो भाई मैनू तो बतौर पाकिस्तानी और बतौर आम आदमी इसी तरह का चीफ जस्टिस चाहिए जरूर। सारे जज यहो जे चाहिए ने, काजी वर्गे ए वाले जज नहीं चाहिए भाई ना साले पढ़वइये दमाद सोहरे ओबलाइज करने वाले ना, यहो जे नहीं चाहिए। चाहिए इस तरह के हैं जो बिल्कुल इंज फीता रख के लैन मारन, भावें वो अपना जाए तो भावें पराया जाए। कानून है सबके लिए, फिर ही माशरा तरक्की कर सकता है, इसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। तो मरियम ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त किया। मियाँ नवाज शरीफ ने भी कल खिताब किया था और उन्होंने कहा जनाब मजाकरत खेड़ते पे हो। असल में मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहते इनके साथ मुज़ाकरात करने, और बात दुरुस्त है करनी नहीं चाहिए इनके साथ मुज़ाकरात मज़ूकरात ना। उसकी वजह है कि ये भाई का की बतबार है, एक सैकेंड ही मुकर जाता हर गल तो। उन्होंने यही बात की, कहता गरंटर कौन है भाई जरा दसो, मुज़ाकरात करते पे गरंटर कौन है? कोई गारंटी देने वाला है ही नहीं। इमरान खान पे कौन एतबार करता है?
पावर कॉरिडोर्स में से कोई बंदा इस पर एतबार नहीं करता, कोई गारंटी नहीं दे सकता, बाख्तियार आदमी। ये जो मुज़ाकरात करने जाते हैं, यकीन करें फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी, ये उत्थे बह कहंदे ने कि सर सानू नहीं जे पता, ਅਸੀਂ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ नहीं कुछ कहना। ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗੱਲ है, इसलिए इन पर कोई एतबार नहीं करता। इनकी गारंटी देने वाला इमरान खान अब कोई नहीं है। हाँ ये हो सकता है किसी की सस दे देवे गारंटी, किसी की बुढ़ी दे देवे, ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो लोग सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो इमरान खान की गारंटी देने को अब तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात में से कोई चीज़ निकलेगी या जो है कोई दूसरे पास जाएगा। बल मरियम ने बहुत ज़बरदस्त जो है ना इंकशाफात किए हैं, और इन पर गौर करें, सारी कौम को चाहिए इस पर गौर करें, क्योंकि ये कोई जज पाना ले नहीं गए जिन्होंने बारे गल करी, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और इनकी तरफ से जो इंसाफ आना है थले तक ਉਹਦਾ असर आता है। तो जिहो जिहा फिर उत्ते काम हो रहा है, वो जिहा असर थले आ रहा है, आपके सामने है। कोई पूछ गिछ करने वाला किसी जगह पे मौजूद नहीं है। तो इस तरह की साड़ी अदलिया हजूर, तो इसमें अब आप देख लें कितनी अच्छाई और भलाई की उम्मीद हो सकती है। मैंने तो बहुत काटेगी, आपको पता नहीं कितनी है। जितनी भी हो लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले विलाग।